Welcome back, students. Today we will discuss the topic pregnancy and embryonic development. Last time we had discussed that is the implantation process. Implantation में क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम्स जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसके साथ जाके अटैच हो जाती है और यूट्राइन टिश्यू उस ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर एम्बेडेड कर लेते हैं, अपने अंदर कवर कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद प्रेगनेंसी जो प्रोसेस है वो प्रोसीड होती है, प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है और उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये हमारा टॉपिक है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो इम्प्लांटेशन है उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट पार्ट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर इम्प्लांटेशन जैसे इम्प्लांटेशन हो जाता है मीन्स ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन टिश्यू के साथ अटैच हो जाता है, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस appear on the finger-like projections appear on the wall of blastocyst. Finger-like projections appear on the wall of the blastocyst or appear on the trophoblast layer. ट्रोफोब्लास्ट जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, जैसे अगर मान लो हमारे पास ये यूट्रस का पार्ट है, ये यूट्रस का पार्ट है और ये इसकी लाइनिंग है। तो यहां पे जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच होने के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, ये वाला जो पार्ट है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप कर लेता है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होते हैं इनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। तो जो कोरियोनिक विलाई है, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप बाय द ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप कर लेती है तो उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। अब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होते हैं यहां पे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इनको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, जो कि ब्लास्टोसिस्ट की वजह से डेवलप हुए हैं। अब इसके रेस्पॉन्स में जो मदर का यूट्राइन पार्ट है, यूट्राइन टिश्यू लगातार इन जो कोरियोनिक विलाई इनको सराउंड कर लेता है, जो टिश्यू है वो इसको सराउंड कर लेता है और ब्लड भी इसको सराउंड कर लेता है, मैटरनल ब्लड, और ये सारे स्ट्रक्चर आपस में इंटरडिजिटेड हो जाते हैं जिससे बनता है प्लेसेंटा। यूट्राइन टिश्यू covers these कोरियोनिक विलाई। जो यूट्राइन टिश्यू है दैट कवर्स these कोरियोनिक विलाई and these कोरियोनिक विलाई also and these कोरियोनिक विलाई also surrounded by maternal blood। मैटरनल ब्लड से ये सराउंड हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, अगर ये यूट्रस की लाइनिंग है जो कि काफी फोल्डेड होती है, एंडोमेट्रियम, तो ये जो एंडोमेट्रियम वो करती क्या है, ये एंडोमेट्रियम इस पार्ट को सराउंड करना स्टार्ट कर देती है इस तरीके से। तो एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की वो कोरियोनिक विलाई को सराउंड कर देती है और इस सराउंडिंग से अब जो ये कोरियोनिक विलाई जो ये यूट्राइन टिश्यू का पार्ट है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट होती है। तो एक तरीके से ब्लड सप्लाई जो है वो कोरियोनिक विलाई के लगभग कांटेक्ट में आ जाती है, मींस
काफी नजदीक आ जाती है। अब जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनती है यूट्राइन टिश्यू और इन कोरियोनिक विलाई के इंटरडिजिटेशन से, इसको बोला जाता है प्लेसेंटा। द structural and functional unit formed by interdigitation of chorionic villi and uterine tissue is known as placenta। उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। मीन्स अगर इस पार्ट को थोड़ा और लार्ज करके देखा जाए तो अगर ये हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है, ये पार्ट ब्लास्टोसिस्ट है अगर, तो ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर इस तरीके से ये कोरियोनिक विलाई डेवलप होती है। अब ये इस तरीके की कोरियोनिक विलाई डेवलप होती है तो अब जो मदर का यूट्राइन पार्ट है वो इसको सराउंड करना स्टार्ट कर देता है। ये मदर का पार्ट है जो इसने इसको सराउंड कर दिया। इस मदर के पार्ट में अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो ये जो कोरियोनिक विलाई है एक तरीके से ब्लड से सराउंडेड हो जाती है। ये अब जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है, ये वाला स्ट्रक्चर है जो कोरियोनिक विलाई है, जो कि ब्लास्टोसिस्ट से डेवलप हुआ है। अगर ये कोरियोनिक विलाई पार्ट है तो जो मदर का यूट्राइन पार्ट है वो इनके बीच में इस तरीके से फिक्स हो जाता है। अब इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेड। जैसे हमारे फिंगर्स एक दूसरे के अंदर फिक्स हो गई है, ऐसे यूट्राइन पार्ट और जो कोरियोनिक विलाई है वो फिक्स हो जाती है और इसको बोला जाता है प्लेसेंटा पार्ट। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनती है इंटरडिजिटेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो इस तरीके से ये प्लेसेंटा बन जाता है। अब जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा यहाँ पे अब जो इनर सेल मास है इधर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट में। जो इनर सेल मास है वो अपने आप को एम्ब्रियो में चेंज कर लेता है। अब जो प्लेसेंटा यानी कि ये जो पार्ट है, ये प्लेसेंटा इस एम्ब्रियो के साथ कनेक्ट होता है एम्ब्लिकल कोड के साथ। यानी कि एम्ब्लिकल कोड एक कनेक्शन होता है जो मदर के ब्लड का कॉन्टेक्ट और फीटस के बीच में जो एक्सचेंज होना होता है, वो सारी जो पाइपलाइंस है वो सारी उसी एम्ब्लिकल कोड से पास होती है। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये हम एम्ब्रियो मान के चलते हैं तो ये जो प्लेसेंटा पार्ट है वो इसके साथ इस पाइपलाइन से जुड़ा होता है और इसको हम बोलते हैं एम्ब्लिकल कोड। umbilical cord. So placenta is connected to the developing embryo by the help of umbilical cord। अम्बिलिकल कोड की हेल्प से जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो के साथ अटैच हो जाता है। अब जो प्लेसेंटा है वो काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो व्हाट आर द वेरियस रोल्स ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा के क्या रोल्स होते हैं जो ये फॉलो करता है? तो प्लेसेंटा के काफी सारे रोल्स हैं। अब प्लेसेंटा के रोल में सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स जो मदर ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन आती है फीटस के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, और यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मदर के ब्लड में चली जाती है। तो जो एक्सचेंज है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट है, जो भी फूड मटेरियल है वो सारा का सारा इसी एम्बिलिकल कोड के थ्रू, प्लेसेंटा एम्बिलिकल कोड के थ्रू एम्ब्रियो को डिलीवर करता है काफी सारा फूड मटेरियल जो भी उसको रिक्वायर होता है। साथ में जब भी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो बाई प्रोडक्ट बनता है यानी कि वेस्ट जनरेट होता है।
वो वेस्ट यहाँ पे एम्ब्रियो की बॉडी में से निकल के इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में चला जाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट के रिमूवल में भी जो प्लेसेंटा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट आता है वो है प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? एनी स्ट्रक्चर विच सिक्रीट हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा वो हार्मोन भी सिक्रीट करता है। अब कौन कौन से हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है? जैसे इम्प्लांटेशन होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी ट्रोपोब्लास्ट लेयर फिंगर जैसे प्रोजेक्शन अपीयर कर लेती है अपने ऊपर, जिसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। कोरियोनिक विलाई मदर के यूट्राइन टिश्यू के साथ एक इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा एम्ब्रियो के साथ एम्ब्लिकल कॉर्ड के हेल्प से जुड़ा होता है, और ये प्लेसेंटा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और रिमूवल ऑफ वेस्ट इनमें रोल प्ले करता है। साथ में ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम भी करता है, जिससे काफी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स अब यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं? वेरियस हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स प्लेसेंटा रिलीज करता है? सबसे पहले HCG। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन ये रिलीज होता है। इसके अलावा HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये हार्मोन रिलीज किया जाता है। इसके अलावा रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रोजन्स को ओवरी भी रिलीज करते हैं, जिनको हम जो एस्ट्रोजन से फोलिकुलर सेल्स रिलीज करते हैं। प्रोजेस्ट्रोजन यानी कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है जो कॉर्पस लुटियम से रिलीज होते हैं, तो वो यहाँ पे प्लेसेंटा भी बनाता है। तो ये कुछ हार्मोन है जो प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। इसमें इसके साथ ही जो ओवरी है, ओवरी से एक हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन, that release only in the later stage of pregnancy। जब प्रेगनेंसी की लेटर स्टेज होती है, मीन्स लास्ट स्टेज होती है, उस टाइम पे ये रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन। तो यहाँ पे जितना भी कलेक्शन है, इन कलेक्शन में से तीन चीजें HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होते हैं। प्रेगनेंसी के अलावा बाकी टाइम पे रिलीज नहीं होते। रिलीज ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। जो HCG है दैट इज द बेस फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट किट। जो मार्केट में प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है जिनसे डिटेक्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी अचीव हुई है या नहीं हुई है, उसके अंदर एक्चुअल में HCG जो है उसी को डिटेक्ट किया जाता है। मींस जो किट होते हैं उसमें HCG के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। अगर HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, तो जो किट के अंदर एंटीबॉडी जो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे डिटेक्ट हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है।
तो यही प्रेगनेंसी टेस्ट किट का बेस होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट इसी HCG के अगेंस्ट तैयार की जाती है। तो ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होते हैं, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मैटरनल बॉडी है, मदर बॉडी है, उसके अंदर और भी बहुत सारे हार्मोन्स का जो लेवल वो सेवरल फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। सेवरल फोल्ड कई गुना जो इंक्रीज होता है, सेवरल फोल्ड इंक्रीज इन अदर हॉर्मोन्स इन मदर बॉडी और मदर ब्लड। मदर के ब्लड में और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जिनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसे एस्ट्रोजन तो होता ही है, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रोजन्स, इसका लेवल काफी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा कोर्टिसोल, ये एड्रिनल कोर्टेक्स जो ग्लैंड होती है वहां से रिलीज होते हैं, या एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो रिलीज करते हैं, तो इनका लेवल भी काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन जो मेमोरी ग्लैंड के डिफरेंशिएशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन के अलावा यहाँ पे थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को थायरोक्सिन ही कंट्रोल करता है। अब ये सारे हार्मोन्स इतने ज्यादा लेवल में इंक्रीज हो गए, इसका पर्पज क्या है, किस पर्पज के लिए इनका जो लेवल है वो काफी ज्यादा मैटरनल ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट है टू सपोर्ट द फीटस डेवलपमेंट, जो फीटस का डेवलपमेंट चल रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए ऐसा होता है। सेकंड, जो मैटरनल बॉडी है उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, मींस मेंटेन मेटाबॉलिज्म ऑफ मदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो इससे कंट्रोल होता है। और मदर के मेटाबॉलिज्म के अलावा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी होता है, टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो इन पर्पज के लिए जो मदर ब्लड है उसके अंदर इन हार्मोन्स का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। फीटस को डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म जो मदर है उसको मेंटेन करने के लिए, और जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए मदर ब्लड के अंदर इन हार्मोन्स का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। तो ये रीजन है उनके अंदर काफी सारे हार्मोन्स के लेवल का इंक्रीज होने का। उसके बाद जिस टाइम पे इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद कुछ और चेंजेस भी होते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद जो सरफेस लेयर है जो ब्लास्टोमियर से यानी ट्रोपोब्लास्ट लेयर है जो ब्लास्टोसिस्ट की, उसने तो कोलोनिक विलाई बना दी है, लेकिन जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर एक इनर सेल मास भी होता है। तो जो इनर सेल मास है वो क्या करता है, तो जिस टाइम पे कोलोनिक विलाई डेवलप होती है उसी टाइम पे इनर सेल मास अपने आप को एम्ब्रियो में चेंज कर लेता है, यानी कि उसके अंदर जो लेयर्स है, सेल्स है, जो अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लेती हैं। इनर सेल मास जो है वो डेवलप करता है, आउटर लेयर जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, ये बना लेता है। एक इनर लेयर बना लेता है वो, इनर लेयर जिसको एंडोडर्म बोलते हैं। तो पहले 2 लेयर बनती है, उसके बाद बिटवीन देम अपीयर होती है मेसोडर्म लेयर। ये 3 लेयर डेवलप हो जाती हैं इनर सेल मास से। ये तीनों लेयर डेवलप होने के लिए जो सेल्स है इनर सेल मास की, वो अपनी मूवमेंट शो करते हैं, मीन्स रिमूव एक तरीके से मूव करती है और अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज करते हैं। इस पूरी मूवमेंट को मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट भी बोला जाता है, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट।
ये उन सेल लेयर की मूवमेंट की वजह से होता है, जिससे वो अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लेती है। और अब जो स्ट्रक्चर बनता है जब 3 लेयर्स में अपने आप को अरेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोला। तो गैस्ट्रोला के अंदर 3 लेयर के अंदर ये सारा जो मटेरियल है वो अपने आप को अरेंज कर लेता है। इन्हीं 3 जर्म लेयर से पूरी बॉडी के सारे टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। 3 जर्म लेयर्स ये डेवलप करती हैं ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के सभी ऑर्गन्स और टिश्यू का जो डेवलपमेंट है इन्हीं जर्म लेयर से होता है, कि इनमें से एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म बॉडी के अलग अलग पार्ट को बना देते हैं। साथ में इनर सेल मास के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इनर सेल मास। इनर सेल मास ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ स्टेम सेल्स। इनर सेल मास के अंदर स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स के अंदर पोटेंशियल है टू डेवलप एनी टाइप ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी कि स्टेम सेल्स इनर सेल मास के अंदर प्रेजेंट होती है। हैव पोटेंसी, यानी कि इनके अंदर कैपेबिलिटी है, पोटेंसी टू डेवलप इनटू एनी टिश्यू और ऑर्गन। किसी भी टिश्यू या ऑर्गन में डेवलप होने की जो कैपेबिलिटी है स्टेम सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो इनर सेल मास के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इनर सेल मास अपने आप को गैस्ट्रोला में चेंज करता है। गैस्ट्रोला जहां पे 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ये 3 जर्म लेयर्स बॉडी के सभी टिश्यू और ऑर्गन को डिजाइन करती हैं। इनर सेल मास के अंदर स्टेम सेल्स हैं। इन स्टेम सेल्स के अंदर ही वो कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से बॉडी के सभी टिश्यू और ऑर्गन को बना सकती है। और कुछ स्टेम सेल्स बची रह जाती हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसे रेड बोन मैरो, और वो बाद में पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं बना सकते, लेकिन बहुत सारी दूसरी सेल्स को वो डेवलप करने में मदद करती है। तो ये जो प्रेगनेंसी यानी कि इम्प्लांटेशन के बाद होने वाले कुछ चेंजेस हैं। अब जब प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, यानी कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, इस तरह की मूवमेंट हो गई है, अब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है या जो एम्ब्रियो है वो बहुत सारे फीचर्स शो करता है ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ जेस्टेशन। यानी कि जेस्टेशन जो पीरियड है उसमें अलग अलग मंथ में अलग अलग तरह के फीचर्स अपीयर होते हैं। वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो अलग अलग मंथ की प्रेगनेंसी में अपीयर होते हैं? वेरियस फीचर्स और वेरियस एम्ब्रियोनिक फीचर्स ड्यूरिंग different months of pregnancy.